तो सच में SRCC एज अ ब्रांड, या जितना हम सच में SRCC को सुनते हैं, डू यू थिंक SRCC इज ओवर हाइप्ड? इविल सोल्स हर जगह होती है। तो हमें अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ था और एक फैकल्टी है, वुड नॉट नेम हिम, तो वो ना थोड़ा एक्सट्रीमली ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे और वो हो भी गए थे। मतलब मेरे को बहुत हॉन्ट करने लगा था, जब भी वो कॉन्वर्सेशन करते थे मुझसे बहुत गंदा लगता था। तो मतलब आई वाज सो हॉन्टेड, मेरे को क्लासेस भी अटेंड करने का मन नहीं करता था बिल्कुल भी। वो बहुत बहुत गलत वे में जाती थी उनके साथ कॉन्वर्सेशन। तो मैंने एक सीनियर से बात करी, उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर फैकल्टी की पहले भी बहुत कंप्लेंट्स आई हैं, बट कोई कंप्लेन करता नहीं है। मतलब आपस में सब डिस्कशन करते हैं बट वो रह जाती है। तो कॉलेज में लकीली एक सेक्सुअल हरासमेंट बॉक्स है, तो वहाँ पे तुम कंप्लेन कर सकते हो, चाहे एनोनिमसली, चाहे अपना नाम लिख के। तो मैंने वहाँ पे एक एनोनिमसली एक लेटर डाला था। आई हैव नो आइडिया उन्होंने कभी पढ़ा है ये, नहीं कि नहीं, कभी नहीं पढ़ा। लिंक्डइन अब वो लिंक्डइन नहीं रहा। हाँ। मैं खुद भी पहले मैं लिंक्डइन बहुत पोस्ट करता था और मुझे मजा आता था। लिंक्डइन में खोलता था ना, मुझे लिटरली मजा आता था कि लिंक्डइन पे कितना कुछ चल रहा है, कितना नॉलेजेबल और कितना प्रैक्टिकल चीजें देखने को। अभी लिंक्डइन इज लाइक कि यार मुझे लग रहा है कि कुछ फनी चल रहा है। आधे से ज्यादा लोग ChatGPT से जनरेटेड चीजें उसमें डाल रहे हैं और लिंक्डइन इज मोर लाइक कि मुझे बस लिंक्डइन पे ग्रो होना है, मैं इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ, रादर देन कि मैं उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। या लिंक्डइन पे हम लोग जॉब सर्च प्लेटफॉर्म के तरीके से उसको कंसिडर करते थे कि ठीक है मुझे जॉब्स देखनी है, मुझे इंटर्नशिप्स देखनी है। अभी लिंक्डइन हो गया एक नॉर्मल सोशल मीडिया, अभी ये फेसबुक जैसा हो गया। मैं तो अनइंस्टॉल कर चुकी हूँ। जी, मैं पर्सनली, मेरा कॉलेज का क्या था, मैं पढ़ा रहा था, मैं कॉलेज वालेज नहीं गया, जाता था पेपर देके आ जाता था। मैंने कॉलेज बस इतना देखा है मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, ठीक है, और मेरी बेसिक जो ग्रेजुएशन रहा वो भी। तो मेरी BCom, मेरी MCom, मेरी जितनी भी मैंने चीजें करी उसमें मैं कॉलेज बहुत कम गया। तो मैंने जितना सोचा था कि SRCC में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत इवेंट्स होंगे, क्रॉस रोड्स होता है, बिजनेस कॉन्क्लेव होता है, तो मुझे यही था कहीं ना कहीं कि अगर मैं CA के साथ जाऊं तो मुझे कहीं ना कहीं ये सब छोड़ना पड़ जाएगा, जो कि होता भी है। तो मुझे लगा कि मेरा CA में इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खत्म होने लगा था, एक तो लॉ की वजह से, ऊपर से मुझे लगा रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट मेरे को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए कि जिसमें मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ में कहीं पे मिस आउट ना करूं। मैंने देखा ऐसा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत बच्चों के स्कोर कम हो जाते हैं। तो एम तो यही करना चाहिए कि 800 लाओ, क्योंकि होता है ऐसा। मतलब हमारे पास अब ये एक्सक्यूज ही खत्म हो गया कि इट इज समथिंग अनअचीवेबल, बिकॉज मेरे हैं ऐसे जूनियर्स जिनके 800 आए हैं। हाँ, हर साल मतलब आते 800 तो अब SR वाला जिसका टारगेट है उसको 800 तो चाहिए। तो ये एक्सक्यूज नहीं रहा है अब। NIRF की बात करें तो SRCC तो नहीं आ रहा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। क्या SRCC की रैंकिंग आई है NIRF पे? 19th आई है। 19th। बट NIRF की रैंकिंग का कैटेगरी जो है, उनका जो क्राइटेरिया है वो 5 है, जिसमें से एक होता है RP का। RP का मतलब ये है कि आपकी कितनी रिसर्च, आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी कितनी रिसर्च हो रही है, वो कितनी पब्लिश हो रही है। तो उसमें क्या होता है, हमेशा जो साइंस कॉलेजेस होते हैं वो डोमिनेंट होता है, क्योंकि साइंस में किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक को पिक करना, उस पर रिसर्च करना और उसको पब्लिश कराना बहुत ईजी है। लेकिन कॉमर्स और ह्यूमैनिटी कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम आती है। और ऊपर से देखो, अब SRCC में ये है कि हमारी जो फैकल्टी है वो सब ऑथर्स हैं, सबकी बुक्स होती है और उनकी बुक्स थ्रू आउट दिल्ली यूनिवर्सिटी यूज़ होती है। इवन हम 12th में भी जो हम बुक्स पढ़ते थे वो हमें बाद में पता चला कि वो SRCC फैकल्टी ही लिखती है, ठीक है। लेकिन वो सब वहाँ का कैलकुलेट नहीं होता है। SRCC में जो हॉस्टल्स हैं उसकी कैपेसिटी बहुत लो है। मतलब गर्ल्स हॉस्टल की सीट्स 100 है और इतनी ही ऑलमोस्ट बॉयज हॉस्टल की है। और टोटल सीट्स कितनी है SRCC में? कोर्सेज में एक पूरा बैच में अराउंड 1000। तो 1000 के बच्चे आ रहे हैं, अगर 1000 बच्चे तो हॉस्टल 100 के ही अवेलेबल। हाँ। अच्छा। तो उसमें भी ये है कि SRCC में जाने के लिए आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, फिर आपको हॉस्टल में जाने के लिए उस पे भी ज्यादा कट ऑफ क्लियर करनी है। हॉस्टल के लिए भी कट ऑफ है। जाते जाओगे नॉर्थ कैंपस 20,000। ये इंक्लूडिंग फूड है? हाँ, इंक्लूडिंग फूड बट नॉट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल? इलेक्ट्रिसिटी का था हमारा, ये था प्रीपेड, तो आता था मंथ का समर्स में 2000 पर मंथ और विंटर्स में तो 600 हम उसको 20,000 मान लेते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से आपके 2,40,000 रुपए तो ये हो गए, 30,000 रुपए की फीस हो गई। तो आपका साल का लगभग
260, 270 ये आपका खर्चा। पर ये मैक्सिमम है। ये लोग ऐसे लिंक्डइन पे जाते हैं, रेडिट पे जाते हैं और लिखते हैं SRCC इज हाइप। ओवरहाइप कॉलेज। तो फिर ये ऐसे हाइप ही लगता है कॉलेज, क्योंकि फिर कुछ नहीं हो पाता। मतलब जब तक आप कमिटेड नहीं हो कि आपको अपस्किलिंग करते रहनी है, ग्रो करते रहना, मतलब SRCC को फर्स्ट स्टेप नहीं मानते लोग। SRCC हो गया तो डेस्टिनेशन रिसीव्ड, डेस्टिनेशन रीच्ड। ऐसा नहीं होता। तो मतलब SRCC से भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको गारंटीड सक्सेस है या ऐसा वो कुछ नहीं किसी है भी या- इंस्टीट्यूशन से नहीं है। कोई भी IITs लो, IIMs लो, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता सक्सेस की, अनलेस आप अपस्किलिंग नहीं करोगे। मतलब हमारे स्कूल में लाइब्रेरी अच्छी नहीं थी इतनी। हमारे स्कूल की तो VIP लाइब्रेरी। वहाँ पे हमेशा शोर, मतलब लाइब्रेरियन ही, बच्चों से ज्यादा तो लाइब्रेरियन बोल रही होती थी। कभी मैं तो जब भी स्कूल लाइब्रेरी जाती थी, मैं वो कॉमिक बुक्स पढ़ने जाती थी। लेकिन कॉलेज लाइब्रेरी हमारी 3 फ्लोर लाइब्रेरी है। उसमें मतलब यू नेम इट, तुम्हें किसी भी टॉपिक पे बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपको एक्चुअली आपको रीडिंग का कीड़ा है अंदर, तो आपको वहाँ पे इनफ रीडिंग मटेरियल मिलेगा। कॉलेज में आपको समटाइम्स, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स जितने भी ऑफलाइन बैचेस में आते हैं, जितने भी 12th में बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनको ऐसा बोलता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपको लाइफ में ना डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता और आप जब कॉलेज में जाते हो तो मिल जाता है। डू यू फील इट सो? बिल्कुल। अगर आप नेटवर्किंग करोगे अच्छे से, सीनियर से बात करोगे, फैकल्टी से, तो आपको कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट समझ में आने लगता है। जैसे हम कॉलेज सोसाइटीज का पार्ट होता है, मुझे नहीं पता था कि मैं टेक्निकल और मार्केटिंग में अच्छी हूँ। जब मैं पार्ट बनी सोसाइटीज का, मैंने एडिटिंग शुरू करी, मैंने मतलब सोसाइटीज की मार्केटिंग शुरू करी, बीट फेस्ट, बीट एनीथिंग, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। और मेरे को मतलब फीडबैक्स मिलते थे मेरे फैकल्टी से कि आर गुड एट दिस, कि आप इस तरफ जाओ, ये आपके लिए बना है। नमस्ते एवरीवन। तो आज हमने एक शानदार कॉन्वर्सेशन शूट किया है विद वन ऑफ आवर ब्रिलियंट किड्स जो कि SRCC से ग्रेजुएट है। तो इस कॉन्वर्सेशन में हम लोगों ने सारा डिस्कशन करा अबाउट DU, अबाउट SRCC, अबाउट द इंटर्नशिप्स, अबाउट प्लेसमेंट्स और जितनी भी इस तरीके की क्वेरीज बच्चों के माइंड में होती है, तो आपके बहुत काम आने वाली है। और इस तरीके की हम और भी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस लेके आएंगे इसी चैनल पे। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो रजत अरोड़ा टॉक्स को। और इस चैनल पे सारे के सारे कॉन्वर्सेशंस ऐसे ही आने वाले हैं, यूजफुल कॉन्वर्सेशंस व्हिच विल हेल्प ऑल ऑफ यू बिल्डिंग करियर्स एज वेल एज आपके नॉलेज अपग्रेडेशन में भी बहुत यूजफुल होगा। जाइए, एंजॉय द कॉन्वर्सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। So how it feels to be an SRite? वेरी वेरी अमेजिंग। मतलब अभी भी आप पूछोगे तो मेरे को ऐसे गूज़बम्स आते हैं। मतलब अभी तक भी ये चीज अनबिलीवेबल है कि वो हो चुका है। तो वेरी गुड। मुझे ऑल्दो मुझे पता है ये चीज, बट मैं और ऑडियंस के लिए ये चीज जानना चाहता हूँ कि मतलब आपने कभी ऐसा सोचा था पहले 10th में, 11th में, 12th में कि SRCC जाना है? ऐसा कभी सोचा था? मेरा 9th से प्लान था कि मेरे को कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, पर वो मेरा प्लान इसलिए था क्योंकि मुझे CA करनी थी। स्टार्टिंग से मेरा यही था, सब टीचर्स को पता था मैंने CA करनी है। पर वो होता गया, चलो 12th तक भी हो गया। बट 12th में जब मार्क्स आए तब मेरी फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। ऑलमोस्ट ऐसे समझो 60% तक हो गई थी जब तक रिजल्ट आया। तो जब रिजल्ट आया फिर आपसे बात हुई आपने बोला सीट खराब नहीं करनी है, एटलीस्ट अप्लाई कर दो। SRCC मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो अप्लाई किया और वो हो गया। तो हाँ, बट मैंने ये सोचा कि CA कंटिन्यू कर सकते हैं साथ में, बट देन आई थॉट कि लॉ में मैं ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने ड्रॉप करके आई वेंट विद रेगुलर कॉलेज ओनली। अच्छा, ऐसा होता है कि आपके कॉलेज में, जैसे आपने SR में 3 साल पूरे निकाले, अच्छे से ग्रेजुएट हो गए, अब SRCC में CA रेगुलर वाले बच्चे भी हैं क्या? बहुत है, तो मेजॉरिटी। हम रेगुलर कॉलेज के साथ CA कर सकते हैं? हाँ, ये यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि आप कर सकते हो। बस ये अलाउड नहीं है कि जो CA में आर्टिकलशिप कंपलसरी होती है वो आप अपनी रेगुलर डिग्री के साथ नहीं स्टार्ट कर सकते। वो जब आपका रेगुलर कॉलेज खत्म हो जाएगा उसके लास्ट मंथ में आप NOC लो कॉलेज से और तब आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं अभी 2nd ईयर में हूँ, मैंने फाउंडेशन निकाला, ठीक है, हम इसको ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एडमिशन लिया और मैंने जून अटेम्प्ट अपना फाउंडेशन निकाल दिया, तो उसके बाद मेरा मई है इंटर का, और मई में मैंने इंटर फर्स्ट ग्रुप निकाल लिया। अभी मेरे हुए तो 3 सेमेस्टर हैं। अब मुझे यहाँ से अपनी आर्टिकलशिप शुरू करनी है, तो अब मैं क्या करूँ? नहीं कर सकते आप, तो मुझे 1.5 साल वेट करना पड़ेगा। हाँ।
ओह माय बाकी आपको वेट करना पड़ेगा। आप फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, या वैसे जैसे रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी लाइफ करते हैं, सोसाइटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बाकी कोर्सेज कर सकते हो। आर्टिकलशिप आप तभी स्टार्ट कर पाओगे एकदम लास्ट, आपका जो मंथ होगा ग्रेजुएशन का, उसमें एनओसी लेकर। वेटेज में सीए को साइड में रखा, एसआरसीसी को आगे रखा, हाँ। उसके कुछ रीजंस थे क्या ऐसा स्पेसिफिक? उसका रीजन यही था कि मैं बहुत ऐसे यूट्यूब पे रिसर्च करती थी, रेडिट पे, क्योरा पे सब पढ़ती थी। तो मैंने जितना सोचा था कि एसआरसीसी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत इवेंट्स होंगे, क्रॉस रोड्स होता है, बिजनेस कॉन्क्लेव होता है, तो मुझे यही था कहीं ना कहीं कि अगर मैं सीए के साथ जाऊं तो मुझे कहीं ना कहीं ये सब छोड़ना पड़ जाएगा, जो कि होता भी है। तो मुझे लगा कि मेरा सीए में इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खत्म होने लगा था, एक तो लॉ की वजह से, ऊपर से मुझे लगा रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट मेरे को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए कि जिसमें मेरे को अपॉर्चुनिटीज में कहीं पे मिस आउट ना करूं, तो इसलिए मैंने फिर सीए वाले बच्चे के साथ एक ये भी इशू है कि उसका कॉलेज लाइफ बहुत होता है। वो आप मतलब आपके फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे, आप अब हो गया अटेंडेंस कंपलसरी, बट हमारे टाइम तक नहीं था, सेकंड ईयर तक नहीं था। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे जो सीए कर रहे थे, उनका यही था कि वो नहीं आ पाते थे कॉलेज, सोसाइटीज में नहीं थे, जो भी फेस्ट होते थे उनको छोड़ना पड़ता था, क्योंकि फिर उनकी स्टडीज वो होती है, सफर करती है। तो तो अगर मुझे आज एसआरसीसी में एडमिशन लेना है, सीयूईटी देना पड़ेगा। सबसे पहले सीयूईटी में मार्क्स कितने होने चाहिए? अगर मैं मेरी कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, तो अगर मैं जनरल कैटेगरी में हूँ तो मुझे कितने नंबर चाहिए कि मेरा एसआरसीसी में एडमिशन हो जाए? I think 790 plus would be a safe score. 790 plus। हाँ, लेकिन वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद, मतलब आई वुड से कि मैंने देखा है ऐसा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत बच्चों के स्कोर कम हो जाते हैं। तो एम तो यही करना चाहिए कि 800 लाओ, क्योंकि होता है ऐसा, मतलब हमारे पास अब ये एक्सक्यूज ही खत्म हो गया कि इट इज समथिंग अनअचीवेबल, बिकॉज मेरे हैं ऐसे जूनियर्स जिनके 800 आए हैं। हाँ, हर साल मतलब 800 तो अब आते एसआर वाला जिसका टारगेट है उसको 800 तो चाहिए। तो ये एक्सक्यूज नहीं रहा है अब, तो 800 अपना गोल होना चाहिए, बट स्टिल नॉर्मलाइजेशन वगैरह के बाद 790 प्लस इज अ गुड स्कोर फॉर अ जनरल कैटेगरी। और अगर मतलब आपने सबसे लीस्ट स्कोर क्या देखा है एसआरसीसी में जो एडमिशन हुआ हो बच्चों का 800 में से? कोई भी कैटेगरी, मतलब अच्छा कोई भी कैटेगरी होगी, एसआरसीसी में एडमिशन हुआ, हो सकता है वो एससी कैटेगरी हो, एसटी ओबीसी हो, कोई भी हो सकता है। तो लीस्ट सबसे स्कोर क्या देखा है? मैंने 692 सुना था। 692 पे एसआर, मेरी किस्मत में ऐसा होता तो मजा आ जाता। अच्छा, व्हाई विल समवन गो फॉर एसआरसीसी? क्यों, व्हाई एसआरसीसी? और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एनआईआरएफ की बात करें तो एसआरसीसी तो नहीं आ रहा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। क्या एसआरसीसी की रैंकिंग आई है एनआईआरएफ पे? 19th आई है। 19th। बट एनआईआरएफ की रैंकिंग का कैटेगरी जो है, उनका जो क्राइटेरिया है वो 5 है, जिसमें से एक होता है आरपी का। आरपी का मतलब ये है कि आपकी कितनी रिसर्च, आपके जो फैकल्टी मेंबर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी कितनी रिसर्च हो रही है, वो कितनी पब्लिश हो रही है। तो उसमें क्या होता है, हमेशा जो साइंस कॉलेजेस होते हैं वो डोमिनेंट होता है, क्योंकि साइंस में किसी भी टॉपिक को पिक करना, उस पर रिसर्च करना और उसको पब्लिश कराना बहुत इजी है। लेकिन कॉमर्स और ह्यूमैनिटी कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम आती है। और ऊपर से देखो, अब एसआरसीसी में ये है कि हमारी जो फैकल्टी है वो सब ऑथर्स हैं, सबकी बुक्स होती है और उनकी बुक्स थ्रू आउट दिल्ली यूनिवर्सिटी यूज होती है। इवन हम 12th में भी जो हम बुक्स पढ़ते थे, वो हमें बाद में पता चला कि वो एसआरसीसी फैकल्टी ही लिखती है, ठीक है। लेकिन वो सब वहाँ का कैलकुलेट नहीं होता है, तो इस वजह से फिर वो रैंकिंग लो होती है। और ऊपर से फिर एक डाइवर्सिटी का भी पॉइंट आता है, क्योंकि एसआरसीसी 2 ही कोर्सेज ऑफर करता है, तो डाइवर्सिटी का भी पॉइंट है, इसलिए रैंकिंग पे तो नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का 12th उसने किया और उसको एक ऑप्शन है उसके पास प्राइवेट कॉलेज का और एक ऑप्शन है एसआरसीसी का, तो प्राइवेट कॉलेजेस में क्या है कि आपकी 1.5 से 2 लाख रुपए की फीस इज अ जेन्युइन नॉर्मल सा बात है कि उसका खर्चा ये कॉलेज लेगा, उसके बाद रहने खाने की बात हम अलग करेंगे। तो एसआरसीसी का मुझे सबसे पहले ये जानना है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, कि बच्चे का अगर हम नॉर्मल एक खर्चे का हिसाब लगाएं तो कॉलेज को कितना देना है एक साल में? मैं जनरल कैटेगरी, तो मुझे जनरल का पता है कि मैक्स, मतलब जनरल का समझो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम हमारा 1 ईयर का ऑलमोस्ट 30,000 होता है, दोनों सेमेस्टर्स का। हाँ, 30,000 की तो फीस हो गई, चलो एक साल की। हाँ, उसके बाद रहना खाना डिपेंड्स। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप कॉलेज हॉस्टल में रह सकते हो,
वो नहीं तो फिर पीजी में रह सकते हो, नहीं तो आप फ्लैट्स में रह सकते हो। एसआरसीसी में जो हॉस्टल्स हैं उसकी कैपेसिटी बहुत लो है, मतलब गर्ल्स हॉस्टल की सीट्स 100 है और इतनी ही ऑलमोस्ट बॉयज हॉस्टल की है। और टोटल सीट्स कितनी है एसआरसीसी में कोर्सेज वाइज? कोर्सेज में एक पूरा बैच में अराउंड 1000। तो 1000 के बच्चे आ रहे हैं, अगर 1000 बच्चे तो हॉस्टल 100 के ही अवेलेबल। हाँ। अच्छा। तो उसमें भी ये है कि एसआरसीसी में जाने के लिए आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, फिर आपको हॉस्टल में जाने के लिए उस पे भी ज्यादा कट ऑफ क्लियर करनी है। हॉस्टल के लिए भी कट ऑफ है। वहाँ कौन सा पेपर होता है? कोई पेपर नहीं, मतलब इसी के बेसिस पे ही आपको आपकी मेरिट के बेसिस पे हॉस्टल मिलेगा। ओके। तो हॉस्टल की क्या चार्जेस होते हैं? हॉस्टल के चार्जेस है एनुअली 58,000। 58,000 जो बेस है, food? नहीं जो बेस है 58,000। मेस का होता है कि जो रेजिडेंट्स है हॉस्टल के उन्हीं पे डिपेंड करता है कि आप अपना हॉस्टल का मेन्यू डिसाइड करो। तो जो आप मेन्यू डिसाइड करोगे उसके बेसिस पे चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और फूड का। तो वो अराउंड 4,000 पर मंथ आता है। 4,000 खाने का हो गया। हाँ। और 58,000 एनुअली विच इज 8 to 9 मंथ्स का। अच्छा, ठीक है। तो ये चीपेस्ट ऑप्शन है रहने के लिए। 60,000 मान लूंगा। हाँ। एवरेज 60,000 रुपए एक साल का ये हो गया, और 30 मतलब 1 लाख रुपए में आपका रहना खाना पर साल का हो गया अगर हॉस्टल लेते हो। अगर हॉस्टल लेते हो, अगर आप पीजी लेते हो तो देन इट डिपेंड्स कि आप कितनी शेयरिंग वही, बट आप कितनी प्रॉक्सिमिटी में ले रहे हो। जैसे मेरा कॉलेज के 950 मीटर्स के डिस्टेंस पे था, व्हिच वाज द क्लोजेस्ट। तो मेरा तो पीजी बहुत महंगा था। कितने का था? 19.5K पर मंथ। पर पर्सन। वाह, 20,000 रुपए। चलो अमीर लोग नहीं, बट देन इट डिपेंड्स ना कि आपको फैसिलिटी क्या क्या मिल रही है। मतलब मेरे लिए स्टेशनरी शॉप्स, मेडिकल शॉप्स, ग्रोसरी, कमला मार्केट सबसे इम्पोर्टेंट, वो सब क्लोज था। कॉलेज भी वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो इसलिए रेंट इतना। बाकी अगर जितना आप दूर जाते जाओगे नॉर्थ कैंपस। 20,000 ये इंक्लूडिंग फूड है? हाँ, इंक्लूडिंग फूड बट नॉट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल? इलेक्ट्रिसिटी का था हमारा, ये था प्रीपेड। तो आता था मंथ का समर्स में 2,000 पर मंथ, और विंटर्स में तो 600 हम उसको 20,000 मान लेते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से आपके 2,40,000 रुपए तो ये हो गए, 30,000 रुपए की फीस हो गई। तो आपका साल का लगभग 260, 270 ये आपका खर्चा। पर ये मैक्सिमम है। मतलब अगर आप अपना चीप, मतलब मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊं। तो वो बिल्कुल ही मतलब मिनिमम सी कॉस्ट हो जाती है फ्लैट्स में। बट देन उसमें ये है कि आपको आपका कुक, आपकी मेड, आपकी लॉन्ड्री, वो सब सेफ्टी सब वो खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो खर्चे तो मतलब एक एवरेज बेसिस पे अगर मुझे खर्चा जानना हो तो 30,000 की फीस और एक मैं नॉर्मल सा अगर पीजी ले लूं इंक्लूडिंग फूड तो कितना खर्चा? 12,000 15,000 पर मंथ में हो जाएगा। हाँ, बॉयज के लिए 12,000 तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे 12,000 में मतलब 1,44,000 प्लस 30,000 175, 1,75 के आसपास का खर्चा। 3 साल की बात करूं अगर मैं, तो फिर वही घुमा फिरा के 5-5.5 लाख रुपए में डिग्री पड़ती है हमें। क्या 5 लाख रुपए के बदले में हमें रिटर्न मिलते हैं? ROI आता है या नहीं आता है? ROI डेफिनेटली आता है। मतलब अगर आप एसआरसीसी में क्रीम में से क्रीम हो, अगर आपका एवरेज। ये क्रीम में से क्रीम का क्या मतलब है? क्रीम में से क्रीम का मतलब है जिनकी प्लेसमेंट लग गई। तो इसमें वो जजमेंट कैसे होगा कि कौन? वो जजमेंट होगा कि अगर मतलब कुछ लोगों की ना थिंकिंग ये होती है कि मेरा एसआरसीसी में एडमिशन हो गया, मेरी लाइफ हो गई सेट। हाँ। और मैं बैठ गया। हाँ। नहीं करूंगा और कुछ भी, बस जा रहा हूँ कॉलेज, अटेंडेंस हो रही है, क्लास लूं या नहीं लूं चलो ठीक है, और मस्ती हो रही है पूरी, तो कुछ नहीं होगा। फिर वो क्रीम में से क्रीम नहीं निकलेगी। मतलब फिर वो एसआरसीसी भी एक आपका नॉर्मल कॉलेज है, वो जैसा फिर आपको अपने शहर में। फिर ये लोग ऐसे लिंक्डइन पे जाते हैं, रेडिट पे जाते हैं और लिखते हैं एसआरसीसी इज हाइप, ओवरहाइप कॉलेज। तो फिर ये ऐसे हाइप ही लगता है कॉलेज, क्योंकि फिर कुछ नहीं हो पाता। मतलब जब तक आप कमिटेड नहीं हो कि आपको अपस्किलिंग करते रहनी है, ग्रो करते रहना, मतलब एसआरसीसी को फर्स्ट स्टेप नहीं मानते लोग। एसआरसीसी हो गया तो डेस्टिनेशन रिसीव्ड, डेस्टिनेशन रीच्ड। ऐसा नहीं होता। तो मतलब एसआरसीसी से भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको गारंटीड सक्सेस है या ऐसा? वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से नहीं है। कोई भी IITs लो, IIMs लो, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता सक्सेस की, अनलेस आप अपस्किलिंग नहीं करोगे। फैकल्टीज कैसी हैं एसआरसीसी? फैकल्टीज बहुत अच्छी है, बहुत मतलब लाइक
मतलब कुछ कुछ ऐसे फैकल्टी होते हैं जिनसे पढ़ के लगता है कि तक जाएगा, सच बोलना। कुछ कुछ फैकल्टी ऐसी होती है कि उनको उनसे पढ़ के लगता है कि इसलिए आए थे यहाँ पे। आपकी फेवरेट फैकल्टी कौन सी थी? नाम ले दो, नाम ले दो। हाँ, क्या दिक्कत है? मैम या सर को हम भेज देंगे, ये आपकी तारीफ हो रही है। Hats off अमित सचदेवा सर, बेस्ट है। मैंने बाद में पढ़ा क्योरावर मार्केटिंग, मैंने मार्केटिंग पढ़ी है उनसे। तो उनको ये होता था कि टेक्स्ट बुक्स नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं टेक्स्ट बुक से, मुझे पता है कि तुम लास्ट में शिवदास पढ़ोगे और एग्जाम दे के पास तो जाओगे, मुझे वो नहीं पढ़ाना। वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लाते थे, मतलब हमें वो फोन लेके बैठाते थे कि रिसर्च करो, मेरे को आंसर्स दो, इंटरेक्शन दो, बेस्ट। राइट। अच्छा, अभी अगर SRCC जाना है तो जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये है कि बच्चा डोमेन कर लेता है। अकाउंट्स उसने वही पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज उसने वही पढ़ा है, इकोनॉमिक्स उसने वही पढ़ा है। द प्रॉब्लम इज इंग्लिश। रीजन क्या है कि बच्चा पढ़ के जा रहा है लिटरेचर, अब वहाँ क्या आ रहा है, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशंस, वहाँ पे रीडिंग पोर्शन पे काफी कुछ आ रहा है, वहाँ लिटरेचर आ ही नहीं रहा जो हमारा मेजोरिटी 12th वाले पेपर पे होता है। तो अभी जितने बच्चे आप देखते हो, आपके जूनियर्स हैं, 3 साल आपने SRCC में बिताए हैं, पिछले 3 साल से CUET हो रहा है, तो इंग्लिश वो बच्चों ने कैसे तैयार करी और कब से करनी शुरू करी, उसका क्या आपका ओपिनियन है? ओवरऑल CUET की प्रिपरेशन मैंने सुना है कि वो बस लास्ट 3 मंथ्स में करते हैं, स्ट्रेस फ्री होके। इंग्लिश की भी? हाँ, ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स में करते हैं, बिकॉज जितना मैंने सुना है इंग्लिश का जो CUET एग्जाम आता है दैट इज वेरी जनरल, कि ऐसा कुछ नहीं कि कुछ और ही पूछ लिया। VA पूछते हैं और RC पूछते हैं, अनसीन पैसेजेस हम करते आए हैं हमेशा से, ग्रामर भी हमने स्टार्टिंग से पढ़ी है। इट्स जस्ट कि कंसिस्टेंटली तुमको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। जैसे सैम्पल पेपर्स आते हैं वो सॉल्व कर सकते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर सकते हो, एंड मॉक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट, 10 to 12 मॉक्स शुड बी इनफ। एक चीज जो मेजॉरिटी होती है ना, वो क्या करती है, जैसे हमारा जो 12th का पेपर है 31 मार्च पे खत्म हुए, बच्चा 4-5 दिन चिल करता है, 5th of April आ गया, CUET है 15th of May, तो मिले 40 दिन, 40 डेज वो इंग्लिश पढ़ता है और वो फिर होता है फेल। फेल इन द सेंस कि उसको कॉलेज नहीं मिल पाता, 200 में से 150 नंबर आए, ठीक है, अब 150 इसमें आए, वहां पे आपके 195 एक क्वेश्चन भी गलत करोगे 6 नंबर कट जाएंगे, 194 तो आपके ओवरऑल 50 और 18 68 मार्क्स गए, तो आपके हो गए 730 आउट ऑफ 800, जिसपे नॉर्मल कैटेगरी जनरल को कुछ नहीं मिलता, नॉर्थ कैंपस मिलता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 40 दिन ये सफिशिएंट नहीं है इंग्लिश के लिए, नहीं है, क्योंकि आप अकाउंट्स BST को पढ़ रहे हो पूरे साल, बट इंग्लिश तो नहीं पढ़ रहे। आई वुड से इंग्लिश का सिंस एग्जाम जनरल आता है तो मुझे लगता है 30 to 40 डेज पे प्रिपरेशन लिमिट होती है। अगर हम RCs पढ़ रहे हैं या VA या ग्रामर कुछ भी वो पूछ रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन पहले से, जैसे आप बोलते हो नॉवेल्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ के बंदे को एक मतलब नेचुरली आता है कि मुझे क्या करना है इसमें, जनरल इतना वोकैबुलरी का नॉलेज हो जाता है। तो मुझे लगता है 30-40 डेज सिर्फ दे रहे हो लिमिटेड, तो उसमें तो नहीं होगा कुछ भी। प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट होती है, डिपेंड्स कि आप न्यूज आर्टिकल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स वैसे पढ़ो, जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, इंग्लिश भी आएगी। रैगिंग होती है DU में? बिल्कुल नहीं, अपने कॉलेज पूरा DU का मुझे नहीं पता। SRCC में हमारे से जब हमारे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो एक वो फॉर्म साइन कराता है, अंडरटेकिंग होती है, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, उसमें ये मेंशन होता है कि अगर आप किसी भी तरह से रैगिंग में इन्वॉल्व हुए तो कॉलेज अथॉरिटीज के पास इतना राइट है कि आपका एडमिशन कैंसिल करो। 1% भी कहीं पे किसी स्टेज पे भी रैगिंग ये कॉलेज जो हमारे सोसाइटी इंटरव्यूज होता है इसमें थोड़ा बहुत मस्ती चलती है, किसी ने थोड़ा बहुत रैग कर लेते हैं, डांस करके दिखाओ एंड ऑल, ये इतना तक हो जाता है, बट इतना रिगरस कोई रैगिंग नहीं, कोई भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। तो आपने कितने बच्चों से क्या कराया, डांस कराया? नहीं, मेरे इंटरव्यूज जितने मेरे जूनियर्स ने दिए, दे एग्री कि फन होता है इंटरव्यूज। सोसाइटीज अच्छी कौन सी होनी चाहिए, और मतलब एक बच्चा जो 12th में है उसको नहीं पता कि सोसाइटीज का मतलब क्या है, क्योंकि हम अगर अपने शहर की बात करें या मैं एक नॉर्मल सिटीज की बात करूं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर शहर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वो सारी चीजें हो, तो सोसाइटीज का एक बेसिक बच्चे को ज्ञान नहीं होता, जो पहली बार DU जा रहा है या वो 12th के बाद पहली बार ही जाएगा ऑफ कोर्स, तो उसको एक बेसिक ज्ञान नहीं है कि सोसाइटीज क्या है,
कौन सी मुझे ज्वाइन करनी चाहिए और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपनी सीवी बिल्डिंग करनी है प्रॉपर, जो कि अब मस्ट है, तो उसके लिए आपको सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो आपने सोसाइटीज क्या बिल्कुल फर्स्ट सेम से ज्वाइन करी या सेकंड में जाके ज्वाइन करी, या व्हाट इज योर टेक ऑन सोसाइटीज कि क्या सच में सोसाइटीज ज्वाइन करना फ्रूटफुल है या इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स, पढ़ाई पे फोकस करे बच्चा। SRCC स्पेसिफिक बात करें तो हमारे कॉलेज में 40 to 45 प्लस ऐसे सोसाइटीज हैं। 45 सोसाइटीज हैं। हाँ, ठीक है। इसमें अब रजिस्टर्ड भी अनरजिस्टर्ड भी है। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में क्या फर्क है? रजिस्टर्ड सोसाइटीज वो जो ऑफिशियल सोसाइटीज है कॉलेज की, जिसको कॉलेज एक्नॉलेज करता है, तो वो SRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे है सारी। तो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को एज एन मतलब जितना भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही अप्लाई कर सकते हो आप सोसाइटीज में। ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में कैबिनेट बनती है और कुछ सोसाइटीज होती है एक दो जिसमें थर्ड ईयर की कैबिनेट भी होती है। तो फर्स्ट ईयर में अब जैसे अभी से मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पे रिक्रूटमेंट फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो ये फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। उसके बाद हर सोसाइटी का अपना अपना अलग प्रोसेस है। मेजॉरिटी यही करती है सोसाइटीज कि वो GDs लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, ये सब होता है। तो बहुत ओवरवेलमिंग सा हो जाता है अचानक से। अब आए हो स्कूल से निकल के कॉलेज, फिर ओरिएंटेशन हुई, सोसाइटीज की ओरिएंटेशन हो रही है, फिर GD PI ये सब रिजेक्शंस, मतलब रिजेक्शन इज द फर्स्ट लेसन SR टीचर्स यू। सोसाइटी के बहुत रिजेक्शंस आते हैं। मेरी गलती, मैं ये सोच के गया हूँ कि भाई मैं तो एकदम टॉपर हूँ, एकदम मैं 800 में से 800 ले गया और वहां जाके मुझे रिजेक्शन फेस करनी पड़ी। फर्स्ट वीक में ये हो जाएगा कि अब आप जहाँ पहुंच गए हो, आप होंगे डिस्ट्रिक्ट टॉपर अपने डिस्ट्रिक्ट के। अब आप जहाँ पहुंच गए हो वहां पे सब इक्वल है, सब इक्वल है। तो अब जो आपको चीज लेकर जाएगी वो आपकी अपनी स्किल्स है। तो सोसाइटीज में ये है कि एटलीस्ट एक या दो रजिस्टर्ड सोसाइटीज का पार्ट होना चाहिए फर्स्ट ईयर में, एंड देन बाकी आप अपनी पैशन के हिसाब से। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 4 सोसाइटीज पे ही बहुत काम हो जाता है अगर बच्चा 4 सोसाइटीज ज्वाइन कर ले तो। बट मैंने ऐसे स्टूडेंट सुने हैं जो मुझे बताते हैं जिन्होंने 7 सोसाइटीज, 6 होती हैं, 12, 13, 15 सोसाइटीज तक का भी पार्ट होता है। पर ये ना कि सब कुछ करना चाहोगे, जैसे आप बोलते थे कि कुछ भी हाथ नहीं आएगा भाई। तो 2 रजिस्टर्ड सोसाइटीज एटलीस्ट होनी चाहिए, उसके बाद अपने पैशन के हिसाब से। बट लेकिन जो एंड तक आपको काम करना है, जिसमें आपको POR चाहिए, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप CV में दिखा सकते हो, तो वो आप 1-2 सोसाइटीज ऐसी रखो, रजिस्टर्ड होनी चाहिए वैसे तो वो, कि वो आपकी CV में अच्छी लगे, जिसमें आपने एक्चुअली में काम किया और आप उसको आगे फर्दर लेकर जा सको सेकेंड ईयर तक। तो कौन सी सोसाइटीज आपके ओपिनियन में बेस्ट, जो मतलब मेरे जैसा बच्चा, एक एवरेज स्टूडेंट जिसके अंदर, जो एक छोटे से शहर से आया है, जिसके पास कोई किसी तरीके का वहां पे एक्सपोजर नहीं है अपने शहर में और ऐसा कुछ नहीं है, और वो अपने करियर को बिल्ड करना चाहता है अच्छे तरीके से, तो उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कौन सी ऐसी टॉप 4 सोसाइटीज, 3 सोसाइटीज, 5 सोसाइटीज जो आप रेकमेंड करोगे जो कहीं ना कहीं बच्चा ज्वाइन करे? आई वुड से इनएक्टिस सबसे पहले। तो इनएक्टिस तो सबके कॉलेजेस में, बट हमारे कॉलेज में थोड़ा टॉप मोस्ट है इनएक्टिस, जो कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करता है। देन आई वुड से प्लेसमेंट सेल में आपके कनेक्शंस बनते हैं जो कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स में हेल्प करता है ऑब्वियसली। उसके बाद आई वुड से कॉमर्स सोसाइटी और इकोनॉमिक सोसाइटी। इसमें ये नहीं है कि क्या कोर्स लिया है उसके हिसाब से आप चूज करो। कॉमर्स सोसाइटी, इकोनॉमिक सोसाइटी अच्छी रजिस्टर्ड सोसाइटीज मानी जाती है। बाकी और भी है, जैसे FIC हो गई, वित्तशाला है, फाइनेंशियल लिटरेसी सेल। उसमें है कि उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप ग्राउंड लेवल वर्क करते हो, जाकर लिटरेसी प्रोवाइड करते हो अंडर प्रिविलेज लोगों को। तो ऐसे बहुत अच्छी सोसाइटीज है। सोसाइटीज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करती है, बहुत करती है, बहुत। मतलब मेरा आप देख रहे हो कितना मेरी सोसाइटी, मतलब जो मैं 3rd ईयर तक पार्ट थी जिसका, दैट वाज ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, जो कि कॉलेज का ही पार्ट है। मतलब ऐसे एज एन अलग से कोई क्लब या सोसाइटी नहीं है, कॉलेज का ही एक्सटेंसिव पार्ट है। जैसे प्लेसमेंट सेल है, ऐसे ही OIP है। तो OIP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जितना भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होते हैं कॉलेज के, जितने आउटगोइंग इनकमिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब जो होस्ट करता है वो OIP। तो सोसाइटीज में कंपटीशन भी होता है आपस में? बहुत। पॉलिटिक्स हर जगह है, फेवरेटिज्म हर जगह होता है। मतलब यहाँ पे नेपोटिज्म भी है क्या? कहीं कहीं पे बोला जाता है, हाँ, कि मतलब अगर आप सीनियर से अच्छे कनेक्शंस रख रहे हो तो यू आर मोर लाइकली टू गेट अ POR। मतलब कंपटीशन तो सब जगह है। क्या कॉलेज
एडमिशन में कंपटीशन ज्यादा है, या आपका हॉस्टल में कंपटीशन ज्यादा है, या सोसाइटी में कंपटीशन ज्यादा है? सबसे ज्यादा कंपटीशन किस चीज में है? आई थिंक ओवरऑल एसआरसीसी में एंटर करने के बाद कंपटीशन ज्यादा पता चलता है। हाँ। क्योंकि अभी स्कूल लाइफ है, स्कूल लाइफ है 11th-12th में, हर तरह के बच्चे, एवरेज भी है, बिलो एवरेज भी है, आप भी हो, ठीक है, आप वहाँ पे टॉप कर गए, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो जहाँ पर सीबीएसई, आईसीएसई और सारे स्टेट बोर्ड के टॉप 1% बच्चे हैं, आप अब उसमें से compete कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस का काम हो जाता है। बहुत बड़ा मिथ होता है लोगों को, जिस चीज को मैं बता चुका, मतलब मेरे साथ ऐसा रियल में हुआ। रियल में ये हुआ, मैंने सीयूईटी पे एक वीडियो अपलोड करा और मैंने उसमें बताया कि भैया आपके पास मैथ्स है, आपके पास नॉन मैथ्स है, आप एसआरसीसी जा सकते हो, सीयूईटी के बाद आप जा सकते हो। पहले नॉन मैथ्स पे इशू था, अभी ऐसा नहीं है, आप जा सकते हो, चाहे आप मैथ्स हो चाहे आप नॉन मैथ्स हो। अब मेरे पास एक डीएम आया, बहुत बढ़िया, शानदार, सुबह ही मैंने डीएम पढ़ा, मैंने कहा अच्छा। उसमें लिखा है, सीधा एक बच्चे का आया, सर आपने सीयूईटी पे वीडियो बताया था, उस पर आपने जानकारी गलत दे दी हमें। मैंने कहा भाई मैंने कौन सी जानकारी गलत दे दी? तो ही वाज लाइक कि नहीं, मेरे काउंसलर ने बोला है, हमारी ऑफिशियल स्कूल के काउंसलर हैं, उन्होंने बोला है कि एसआरसीसी में नॉन मैथ्स का एडमिशन नहीं होता। तो आप बताओ, आप एसआरसीसी में रहे हो, क्या नॉन मैथ्स का एडमिशन होता है? जब तक मेरिट बेस्ड एडमिशन थे तब तक यही होता था कि मैथ्स कंपलसरी है ही है, आपको लेनी पड़ेगी। अब सीयूईटी एनईपी में ये अलाउड है कि आप एक आपको डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, विच इज इंग्लिश, ज्यादातर जो लोग ऑप्ट करते हैं, मैथ्स और अकाउंट्स में से कोई एक चीज होना चाहिए, और उसके बाद 2 मेन सब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट 1 जो लिस्ट बी में है। तो नॉन मैथ्स, मतलब जो भी हमारे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश ले लें, अकाउंट्स और मैथ्स में से एक, जो भी नॉन मैथ्स है तो अकाउंट्स ही लेंगे, और 2 कोई भी वो अपने डोमेन्स ले सकते हैं। तो नॉन मैथ्स का एडमिशन एसआरसीसी में होता है। अच्छा, एसआरसीसी कॉमर्स वालों के लिए कितने कोर्सेज ऑफर करता है? 2 ही कोर्सेज है, इकॉनर्स है और बीकॉम ऑनर्स। तो मुझे कौन सा लेना चाहिए? ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ज्यादा वैल्यू किसको मिलती है, इज्जत किसको मिलती है? इज्जत डेफिनेटली इकोनॉमिक्स ऑनर्स की है, क्योंकि बोलते हैं ऐसा कि वो थोड़ा डिफिकल्ट कोर्स है, बिकॉज उसमें मैथ्स का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स ये है, मतलब हमारे लिए ये होता था कि लास्ट अगर आप 15 डेज में पढ़ रहे हो स्ट्रिक्टली अपना, हम तो शिवदास से पढ़ते थे, शिवदास पास 10 ईयर पेपर्स होता है, तो उसको पढ़ के पास हो जाओगे। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में नहीं होता ऐसा, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, वो बुक्स उठा के पढ़ो। तो अगर कोई बच्चा सीए कर रहा है और साथ में इकोनॉमिक्स ले ले, हो गया उसका काम। ऑल द बेस्ट है फिर तो। ऑल द बेस्ट है, बस भगवान भरोसे है भाई, तेरा चले। अच्छा, एनआईआरएफ रैंकिंग में एसआरसीसी की रैंकिंग इतनी बढ़िया आई है, हम जानते ही हैं कितनी अच्छी आई है। तो इस सिनेरियो में और भी तो कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस में मैं बात करूं, हिंदू कॉलेज की एनआईआरएफ हमेशा अच्छी आती है, ठीक है। उसके बाद और भी हम एलएसआर की बात करते हैं, मिरांडा हाउस की बात करते हैं, तो बच्चा एसआरसीसी ही क्यों देखे? व्हाई एसआरसीसी? SRCC because of its diversity, because of the opportunities it throws at you, और मतलब हर चीज उसकी टॉप नॉच है, उसका कैंपस अच्छा है, उसकी फैकल्टी अच्छी है, आपको बहुत रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। हमारी जो फैकल्टी है वो कभी, जैसे स्कूल में होता था ना, डांट देते थे, कभी दे नेवर स्कोल्ड यू, मतलब वो तू करके भी कभी नहीं बुलाएंगे आपको, बहुत इज्जत से। हमारे प्रिंसिपल जब भी स्टूडेंट से बात करती है, सर और मैम बोल के बात करती है, तो हर चीज में आई गेस एसआरसीसी टॉप नॉच है, एंड हेंस द कंपटीशन आल्सो। तो अगर मुझे हिंदू कॉलेज का ऑप्शन है, 1 नंबर है ना यार, और मुझे एसआरसीसी का ऑप्शन है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? दोनों में मुझे बीकॉम ऑनर्स, अब मैं कहाँ जाऊँ? ये तो खैर पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। I would choose SRCC। क्योंकि लोगों को नाम भी ज्यादा पता है उसका, तो ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, राइट। तो अब हम अगर डिस्कशन करेंगे तो कहीं भी मैं अगर बोलूंगा कि मैं हिंदू कॉलेज में, मैं बोलूंगा मैं एसआरसीसी में हूँ, तो एसआरसीसी को ऑफ कोर्स लोगों का एक थोड़ा बहुत, मतलब 19-20 का फर्क पड़ता होगा, मतलब 1 पॉइंट के बाद डिफरेंस मैटर नहीं करता कि आप, मतलब नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, अच्छा ही कॉलेज होगा, 1 पॉइंट के बाद वो डिफरेंशिएशन खत्म हो जाती है कि आप हिंदू से हो, एसआरसीसी से हो। हिंदू की प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट कैंपस लाइफ। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है भाई, 3 साल कॉलेज में जिए। मैं पर्सनली, मेरा कॉलेज का क्या था, मैं पढ़ा रहा था, मैं कॉलेज वालेज नहीं गया, जाता था पेपर देके आ जाता था। मैंने कॉलेज बस इतना देखा है
मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, ठीक है, और मेरी बेसिक जो ग्रेजुएशन रहा वो भी। तो मेरी बीकॉम, मेरी एमकॉम, मेरी जितनी भी मैंने चीजें करी उसमें मैं कॉलेज बहुत कम गया। तो कैंपस लाइफ कैसा होता है? कैंपस लाइफ बहुत मतलब एसआर स्पेसिफिक बहुत ही अच्छी। मतलब जैसे आप पहले तो हमारा ऑनलाइन कॉलेज चला तो वो ज़्यादा कुछ अच्छा था नहीं। हाँ। फेब में जब हमारा ऑफलाइन कॉलेज स्टार्ट हुआ फर्स्ट डे मतलब सब मिले सीनियर्स ने डेकोरेशन की थी बहुत अच्छी। उसके बाद मीडिया थी वहाँ पे क्योंकि एसआरसीसी को कवर करने मीडिया आती ही आती है, वो सब था। उसके बाद हमारी फ्रेशर्स हुई। फ्रेशर्स मतलब जितने भी फेस्ट होते हैं एसआरसीसी में वो बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं। जैसे हमारा क्रॉसरोड्स है, क्रॉसरोड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का लार्जेस्ट फेस्ट होता है क्योंकि उसका फंड बहुत ज़्यादा हाई होता है। हमने 1 CR सुना, वैसे इतना होता नहीं है बट 1 CR तक हमने सुना था। उसके बाद बिजनेस कॉन्क्लेव होते हैं। बिजनेस कॉन्क्लेव में इतने अच्छे गेस्ट आते हैं। अगर हम गेस्ट्स की बात करें तो जैसे बॉलीवुड सेंसेशंस आते हैं। नोरा फतेही आई थी कॉलेज में। लड़के उस दिन क्या कर रहे होंगे, इधर-उधर घूम रहे होंगे। बाबिल खान आया था, बाबिल खान जो इमरान खान के सन है। अभी मैंने रिसेंटली ये भी सुना था कि भुवन बाम जब गए थे तो गेट सब तो हाँ वो होता है। अगर मतलब एसआरसीसी में रेयरली ऐसा होता है कि अदर कॉलेजेस अलाउड हो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, बट वो रामसॉक कर देती है तो वो उनके इवेंट्स में हो जाता है। मतलब आज के बाद होगा क्या अदर कॉलेजेस अलाउड? लगता नहीं, प्रिंसिपल अब नहीं अलाउड। पर हमारे प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है, ये सब चीजों से वो दूर ही रहते हैं। जैसे कोविड का एरा था तो उन्होंने बहुत टाइम बाद जब सारे फेस्ट होने लगे कॉलेज में, उसके भी बाद बहुत टाइम बाद परमिशन दी मैम ने कि हमें पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए। तो कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है कि हर फेस्ट मतलब बहुत अच्छे स्केल पे होता है कि हर दिन आपको बोरिंग नहीं लगेगा कभी भी। कॉलेज हर दिन जाओगे, कुछ ना कुछ लर्निंग होगी हमेशा और ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ नया हो रहा है हमेशा। एक मोटिवेशन रहती है कि मेरे को उठना है, सुबह जल्दी उठना है, कॉलेज जाना है, कुछ ना कुछ करना है। मतलब कॉलेज जाने का मन करता है। हाँ। स्कूल जाने का कभी मन नहीं करता था कि भाई स्कूल नहीं जाना। कॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि 1:30 मेरा कॉलेज खत्म हो जाता था। आई यूज्ड टू स्टे टिल 8 PM। 8 बजे तक क्या करते थे आप? मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता था। जैसे 4-5 बजे तक आप वो जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका ग्राउंड में जाओ तो वहाँ पे ड्रामसॉक अपना रिहर्सल्स कर रही होती है। जो डांस सोसाइटीज है वो अपने रिहर्सल्स कर रहे होते हैं। यू सी फैकल्टी वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अंदर बच्चे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन खेल रहे, मतलब बहुत कुछ होता है करने के लिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो मैं खुद खेला हूँ, वहाँ पे मजा आता है बहुत ज्यादा। बहुत फन है। फिर लाइब्रेरी में मैं रहती थी ज्यादातर, तो वहाँ पे मस्त एकदम सही पढ़ाई होती है। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। मतलब हमारे स्कूल में लाइब्रेरी अच्छी नहीं थी इतनी। हमारे स्कूल की तो VIP लाइब्रेरी। वहाँ पे हमेशा शोर, मतलब लाइब्रेरियन ही बच्चों से ज्यादा तो लाइब्रेरियन बोल रही होती थी। कभी मैं तो जब भी स्कूल लाइब्रेरी जाती थी मैं वो कॉमिक बुक्स पढ़ने जाती थी। लेकिन कॉलेज लाइब्रेरी हमारी 3 फ्लोर लाइब्रेरी है। उसमें मतलब यू नेम इट, तुम्हें किसी भी टॉपिक पे बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपको रीडिंग का कीड़ा है अंदर तो आपको वहाँ पे इनफ रीडिंग मटेरियल मिलेगा। और पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है और सबसे अच्छी नींद आती है वहाँ पे। हम जाते थे थोड़ी नैप्स लेने, लाइब्रेरी चले जाते थे। ऐसा होता है कि कॉलेज में आपको समटाइम्स मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स जितने भी ऑफलाइन बैचेस में आते हैं, जितने भी 12th में बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनको ऐसा बोलता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपको लाइफ में ना डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता और आप जब कॉलेज में जाते हो तो मिल जाता है। डू यू फील इट सो? बिल्कुल। अगर आप नेटवर्किंग करोगे अच्छे से, सीनियर से बात करोगे, फैकल्टी से, तो आपको कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट समझ में आने लगता है। जैसे हम कॉलेज सोसाइटीज का पार्ट होता है, मुझे नहीं पता था कि मैं टेक्निकल और मार्केटिंग में अच्छी हूँ। जब मैं पार्ट बनी सोसाइटीज का, मैंने एडिटिंग शुरू करी, मैंने मतलब सोसाइटीज की मार्केटिंग शुरू करी, बीट फेस्ट, बीट एनीथिंग, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। और मेरे को मतलब फीडबैक्स मिलते थे मेरे फैकल्टी से कि यू आर गुड एट दिस, कि आप इस तरफ जाओ, ये आपके लिए बना है। वाह यार, बहुत बढ़िया। तो 3 मुझे अब जानने हैं। हमने कैंपस लाइफ की बात कर ली, तो कैंपस में 3 कोई ऐसे मोमेंट्स व्हिच यू विल चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कौन सी वो 3 चीजें हैं? तो एक फर्स्ट तो ये था कि फर्स्ट मंथ में ही ड्रामेटिक सोसाइटी का एक ओपन माइक था, जिसमें जितने जो हमारे स्पीकर्स आए थे बॉलीवुड से थे, वो सब ऑनलाइन कनेक्टेड थे। बट हमारा ऑफलाइन एक ना छोटा सा कॉन्सर्ट टाइप हुआ था, मतलब रात को था, जिसमें बस हमने नीचे से मैट बिछाई, सब लोग आ गए थे, बहुत बड़ी स्क्रीन थी। तो जो सिंगर थे, जो चांद बालिया के सिंगर है,
तो वो थे कनेक्टेड थे हमारे से। वो इतना प्यारा कॉन्सर्ट हुआ, अंधेरा था, सबने अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन करी, मतलब वो बहुत छोटा मोमेंट था लेकिन वो फर्स्ट मोमेंट था, और वो मतलब ऐसा मेमोरी में मतलब फिट है वो मेमोरी में कि ऐसा हुआ था, वो बहुत प्यारा था। सेकेंड आई वुड से कि हमारे ऑडिटोरियम में अभी रिसेंटली रमेश पोखरियाल सर आए थे, जो हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर है। तो उनका इवेंट हुआ, वो तो ठीक था, चलो सेशन हुआ। उसके बाद जब वो बाहर आए तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड खड़े थे, तो हम उनको देख रहे थे कि हमेशा हमने उनको स्क्रीन पे देखा है, आज हम उनको देख रहे हैं सामने, तो हम बस उनको देख रहे थे। वो खुद से आए हमारे पास, वो इतने डाउन टू अर्थ है, खुद से आए हमारे पास, उन्होंने कॉन्वर्सेशन खुद से मुझसे स्टार्ट करी। फिर उन्होंने अपने फोटोग्राफर को बोला एक पिक्चर लेने के लिए, उन्होंने पिक्चर ली, फिर उन्होंने वो सोशल मीडिया अपने हैंडल्स पे हर जगह डाली है वो पिक्चर। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, हाँ, कि हमने हमेशा उनको स्क्रीन पे देखा है कि आज वो ऐसे खड़े हैं और वो खुद से आके कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो अच्छा। और कुछ हुआ ऐसा जो तीसरा मुझे, हाँ, तो मैं ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स का पार्ट थी, तो आई वाज दी सेक्रेटरी। तो अभी रिसेंटली हमने फरवरी में एक हमारा इनकमिंग प्रोग्राम था, जिसमें गेडू कॉलेज है भूटान में, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज ऑफ भूटान। तो वहाँ से कुछ 8 स्टूडेंट्स आए थे इनकमिंग प्रोग्राम के लिए 5 डेज के लिए। तो एज एन एक कॉम्पिटिशन के लिए आए थे वो, जिसको हमने होस्ट किया था। तो उनके साथ वो 5 डेज रहना, मतलब उनका पूरा सब कुछ हमने होस्ट किया था, सारे मील्स हमने शेयर किए साथ में। फिर हम उनके साथ पूरा दिल्ली घूमने गए, उनको कमला मार्केट लेके गए। मतलब दोज 5 डेज वर द बेस्ट डेज आई हैव एवर लिव्ड इन एसआर। वो मतलब फ्रेंड, आज तक भी वो मेरे से अच्छे कांटेक्ट में है, तो फ्रेंडशिप्स फॉर लाइफ, बहुत अच्छा मोमेंट था वो। अब मैं बोलूं 3 ऐसे जो आपको लगता है कि बस इन्हें भूल जाओ, ये मुझे दोबारा नहीं देखने, ऐसा भी होता है, देखो प्लस एंड माइनस सब है ना, पॉजिटिव नेगेटिव सब है। तो ऐसे 3 वो कौन से हैं which you want कि यार ये ना हो किसी के साथ भी यार, ये बस 3 तो नहीं बोलूंगी, एक बोलूंगी। तो इविल सोल्स हर जगह होती है। तो हमें अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ था, और एक फैकल्टी है, वुड नॉट नेम हिम, तो वो ना थोड़ा एक्सट्रीमली ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे, और वो हो भी गए थे। मतलब मेरे को बहुत हॉन्ट करने लगा था, जब भी वो कॉन्वर्सेशन करते थे मुझसे, बहुत गंदा लगता था। तो मतलब आई वाज सो हॉन्टेड, मेरे को क्लासेस भी अटेंड करने का मन नहीं करता था बिल्कुल भी। वो बहुत गलत वे में जाती थी उनके साथ कॉन्वर्सेशन। तो मैंने एक सीनियर से बात करी, उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर फैकल्टी की पहले भी बहुत कंप्लेंट्स आई हैं, बट कोई कंप्लेंट करता नहीं है, मतलब आपस में सब डिस्कशन करते हैं, बट वो रह जाती है। तो कॉलेज में लकीली एक सेक्सुअल हरासमेंट बॉक्स है, तो वहाँ पे तुम कंप्लेंट कर सकते हो, चाहे एनोनिमसली, चाहे अपना नाम लिख के। तो मैंने वहाँ पे एक एनोनिमसली एक लेटर डाला था। आई हैव नो आइडिया उन्होंने कभी पढ़ा है, ये नहीं कि नहीं, कभी नहीं पढ़ा। बट अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर, तो एक न्यूज़ थी, एक वैसे फ्लोट हो रही थी कॉलेज में, कि एक 1st ईयर की स्टूडेंट थी जिसने एक एनोनिमसली एक लेटर डाला था, एनोनिमसली नहीं, नाम लिख के डाला था उसी बॉक्स में लेटर, अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर फैकल्टी। तो फिर वो पढ़ा गया, लकीली प्रिंसिपल ने उसको अपने ऑफिस में बुलाया था अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, अलॉन्ग विद द फैकल्टी, और फैकल्टी ने एक्सेप्ट की अपनी मिस्टेक एंड उसको अपोलोजाइज किया है। तो मुझे लगता है ये होना नहीं चाहिए किसी के साथ, स्पेशली जब अभी ऐसा एक कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है। दिस इज सो रॉन्ग। कितनी सारी चीजें हम लोग आसपास देखते हैं, और सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग बोलते नहीं है। द मेजर प्रॉब्लम इज कि हम लोग कभी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। हम लोग अगर बोले ना तो ऐसा कभी कुछ हो ही ना। और ऐसे जब भी कुछ होता है तो ऐसे लोगों को जो ये चीजें करते हैं, उनके पास सबसे बड़ा एक जो गार्ड होता है ना, वो यही होता है कि सामने वाला कुछ करेगा ही नहीं। ये बड़ा मतलब एक यही फेयर रहता है कि सामने वाला हमेशा फर्स्ट जो उसका एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा कि तुम्हारी गलती होगी। इसलिए मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं किसी को बताऊं, मैंने कभी बोला नहीं है, ये फर्स्ट टाइम मैंने बोला। जज भी कर लेते हैं, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं वो आपका चेक करते हैं कि उनका जो एक्शन है उससे आप कैसा रिएक्शन दे रहे हो। तो ये लोग फर्स्ट मूव पे जज करते हैं कि सामने वाला क्या इस सिचुएशन में है कि वो कुछ रिएक्ट कर रहा है। हाँ। अगर उसने कर दिया ना तो वो फिर आगे नहीं करेगा, बट अगर आपने नहीं किया तो फिर वो बढ़ता जाएगा। आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ वो होता जाएगा। तो बुरा ही हाल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिकली कॉलेजेस में तो नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिकली टॉप मोस्ट कॉलेजेस में नहीं, टॉप मोस्ट क्या किसी भी कॉलेज में नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा हाल है ये तो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत ज्यादा। एनीवेज हम प्लेसमेंट्स पे आते हैं।
प्लेसमेंट्स कैसी हैं एसआरसीसी की? प्लेसमेंट्स इस ईयर कंपैरेटिवली थोड़ी लो है बिकॉज ऑफ दिस रिसेशन थिंग गोइंग ऑन. ग्लोबल रिसेशन. हाँ, तो एवरेज पैकेज अभी 8.3 गया है. 8.3 का एवरेज पैकेज एसआर में अभी गया है. हाईएस्ट क्या गया है? हाईएस्ट 35 LPA. 35 LPA. और लोएस्ट क्या गया है? लोएस्ट आई थिंक जोमेटो लेकर आई थी 4 LPA. ओके. और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो वहाँ पे आती हैं? इस बार बेन नहीं आई. मैकिन्जे आती है, रेडसियर आती है, गोल्डमैन आती है, ऐसे टॉप मोस्ट कंपनीज आती है. तो अगर मेरा एसआरसीसी में एडमिशन हो गया तो क्या मेरी जॉब पक्की है? बिल्कुल नहीं. नहीं, एसआरसीसी फर्स्ट स्टेप होता है डेफिनेटली सक्सेस का, डेस्टिनेशन नहीं है. तो एसआरसीसी आपको एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देगा, ये गारंटीड है. बट वो अपॉर्चुनिटीज चूज करना कि आपके लिए बेस्ट कौन सी है, उसको बेस्ट वे में ग्रैब करना, वो आपका काम है. मतलब कोई क्या कर सकता है, आपको खाना सर्व कर सकता है, वो खाना तो आपकी जिम्मेदारी है ना. एक्सपोजर ठीक ठाक मिल जाता है. एक्सपोजर अच्छा है, ठीक ठाक भी नहीं, अच्छा एक्सपोजर है. और अगर मुझे मतलब जॉब की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो मुझे अगर जॉब चाहिए तो मुझे अपना अच्छा सीवी बिल्ड करना पड़ेगा. अच्छा सीवी बिल्ड करना पड़ेगा. तो जब भी मैं सीवी बिल्डिंग की बात करता हूँ तो सोसाइटीज की बात करता हूँ, मैं इंटर्नशिप्स की बात करता हूँ. तो इंटर्नशिप्स तो इंटीग्रल पार्ट है, बट क्या सबको करनी चाहिए, हाँ या ना? आई वुड से 1-2 तो करनी चाहिए. हाँ. कितने टाइम के लिए करनी चाहिए? जो हमारी समर इंटर्नशिप्स होती है जिसके लिए हमें 2.5 मंथ्स का टाइम मिलता है, 2 या 3 मंथ की समर इंटर्नशिप इन ऑफिस होनी चाहिए, जिसमें तुम्हें एक्चुअल प्रैक्टिकल काम पता चलता है. क्योंकि ऑनलाइन इंटर्नशिप्स में क्या होता है कि वही एक्सेल बनवाते हैं या ज्यादा रिसर्च कराएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. एक आधी ऑनलाइन इंटर्नशिप टू गेट अ गुड समर इंटर्नशिप, और समर इंटर्नशिप एक ऑफिस इंटर्नशिप होनी चाहिए अच्छे खासे. 2 इंटर्नशिप से काम बनता है. इंटर्नशिप मिलेगी कैसे? मिलेगी कैसे? कॉलेज प्रोवाइड्स कि इंटर्नशिप के लिए ना कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट के लिए. बट देन अगेन वही बात है कि अपस्किलिंग होगी तो समर इंटर्नशिप्स मिलेगी. अगेन क्रीम ऑफ क्रीम को मिलती है समर इंटर्नशिप. हाँ, बाकी ये कि आप लिंक्डइन के थ्रू एनी टाइम आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी. लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी बनाओ. मतलब एसआर में जाके तो मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी बिल्ड कर सकते हो. मैंने उसके थ्रू लोग ना लिंक्डइन पे भी अब क्या करते हैं, वो इंस्टाग्रामर्स बन लिंक्डइन अब वो लिंक्डइन नहीं रहा. हाँ. मैं खुद भी पहले मैं लिंक्डइन बहुत पोस्ट करता था और मुझे मजा आता था. लिंक्डइन मैं खोलता था ना, मुझे लिटरली मजा आता था कि लिंक्डइन पे कितना कुछ चल रहा है, कितना नॉलेजेबल और कितना प्रैक्टिकल चीजें देखने को. अभी लिंक्डइन इज लाइक कि यार मुझे लग रहा है कि कुछ फनी चल रहा है. आधे से ज्यादा लोग ChatGPT से जनरेटेड चीजें उसमें डाल रहे हैं. और लिंक्डइन इज मोर लाइक कि मुझे बस लिंक्डइन पे ग्रो होना है, मैं इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ, रादर देन कि मैं उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ. या लिंक्डइन पे हम लोग जॉब सर्च प्लेटफॉर्म के तरीके से उसको कंसिडर करते थे कि ठीक है मुझे जॉब्स देखनी है, मुझे इंटर्नशिप्स देखनी है. अभी लिंक्डइन हो गया एक नॉर्मल सोशल मीडिया. अभी ये फेसबुक जैसा हो गया. मैं तो अनइंस्टॉल कर चुकी हूँ. लिंक्डइन में भी बड़े इश्यूज हैं, बट लिंक्डइन इज अ मस्ट. हाँ, होना चाहिए. और कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए. इन अ गुड वे. हाँ, इन अ गुड वे ऑफ कोर्स. हर तरीके से लोग ब्रांडिंग करते हैं, बट इन अ गुड वे तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब लोग देखो 2 तरीके का माइंडसेट है, ठीक है. हमारे लिए, मेरे लिए एक माइंडसेट ये है कि मुझे एक इम्पैक्ट जनरेट करना है सोशल मीडिया के थ्रू. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए सोशल मीडिया पे जा रहे हैं. उनको इम्पैक्ट से मतलब ही नहीं है. उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके कमेंट्स, मतलब मेरा खुद के बहुत नोन ऐसे लोग हैं जिनसे जब मैं डिस्कशन करता हूँ, उनको बोलता हूँ यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तुम्हें लोग गाली दे रहे हैं कमेंट्स में. तो वो लोग पता है क्या बोलते हैं? इट इज स्टिल अ कमेंट. हमें कमेंट्स चाहिए भाई, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमें फर्क नहीं पड़ता. कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जब आप काम करते हो तो सोशल मीडिया अब ऐसा बन चुका है कि लोग आपको अप्रिशिएट कम करेंगे और आपसे रिलेटेड नेगेटिव चीजें बहुत लिखेंगे. नेट पिकिंग करते हैं. हाँ, मतलब इसको कैसे मैं पुल डाउन करूं, मतलब इसको मेरे पास तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब मेरे पास, ऑल्दो टचवुड मेरे पास बहुत कम नेगेटिव ऐसे कमेंट्स है वो नहीं है भाई, थैंकफुली ऐसे बहुत कम, ना के बराबर. मतलब ऐसा होता है कि एक हफ्ते में एक आधा आ गया. अब मैं तो इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि इग्नोर करने से मुझे थोड़ा ज्यादा पीसफुल मैं फील करता हूँ. दूसरा, मुझे इतना टाइम हो गया सोशल मीडिया पे, तो मैं तो फर्क ही नहीं पड़ता. पॉजिटिव्स इतने सारे भरे होते हैं कि नेगेटिव से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बट फिर भी समटाइम्स कोई नया क्रिएटर है, हाँ. वो तो नेगेटिव से
घबरा जाएगा कि भाई क्या लोग नए नए क्रिएटर्स ऐसे होते हैं। बहुत सारे मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जो आज सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो वो खुद बताते हैं कि हाउ टू डील विद नेगेटिव कमेंट्स या हाउ टू डील विद नेगेटिविटी, क्योंकि आप अच्छी चीज भूल जाओगे, नेगेटिविटी स्टेज, वो आप नहीं भूलते हो। बट ठीक है यार, कोई नहीं, चलता है। तो अब लोगों का जो ट्रेंड है वो किस तरफ है? बच्चे बैठ रहे हैं प्लेसमेंट्स में या सब अपना कुछ करना चाहते हैं? क्या है अभी माइंडसेट, क्या है फिलहाल? अभी एक न्यू वेव आई है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो मतलब वो भी एक एड ऑन हो गया है। जैसे यूजुअली सब प्लेसमेंट्स में बैठते थे पहले, अब वो बहुत सिग्निफिकेंटली नंबर कम हो गया एज कम्पेयर टू बिफोर। अब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं, मास्टर्स के लिए जाते हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड। यूपीएससी है, फिर बैंक पीओ है, आरबीआई, ये सब के लिए लोग जा रहे हैं। मतलब लोग सिर्फ प्लेसमेंट्स नहीं देख रहे अब, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। बढ़िया है, ये तो अच्छी चीज है, अच्छी बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर मैं एक 12th में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आईपी मैट की तैयारी करता हूँ, मैं जाता हूँ IIM इंदौर, या मैं CUET की तैयारी करता हूँ, मुझे नॉर्थ कैंपस में जाना है। अब अगर मैं CUET में जाता हूँ तो मुझे मेरे डोमेन्स और इंग्लिश तैयार करनी है। अगर मैं आईपी मैट में जाता हूँ तो वहाँ पे डोमेन्स वगैरह है ही नहीं, कंप्लीटली मेरा डिफरेंट, मेरा कंप्लीटली डिफरेंट एक सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, सारी चीजें अलग हो जाएंगी, वो एक अलग एग्जाम है। तो एक बच्चा 12th का कैसे डिसाइड करे कि वो IPM को ज्यादा वैल्यू दे या फिर वो SRCC या DU के नॉर्थ कैंपस को ज्यादा वैल्यू दे? क्या चीज ज्यादा वैल्यूएबल आपको लगती है? क्योंकि ऐसे बच्चे होंगे जो आपके साथ शायद IPM में गए हों, या ऐसे भी होंगे जिन्होंने SRCC लिया बट फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा, ऐसे बच्चे होते हैं, ड्रॉप करा और फिर IPM की तरफ चले गए। तो हर तरीके का माइंड है। तो क्या आपका ओपिनियन इस पे है कि SRCC, DU के टॉप नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस या IIM इंदौर, क्या? आई थिंक इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मतलब अगर आपने 12th में ही अपना माइंड मेकअप कर लिया कि मैनेजमेंट इज द वे फॉर मी, तो गो फॉर आईपी मैट। आईपी मैट का एडवांटेज ये है कि आपको फिर ग्रेजुएशन के बाद कैट की टेंशन नहीं है कि मेरे को कैट देना है, क्लियर करना है, इंटरव्यू देना है, ये सब नहीं। मतलब आपका हो गया एक बार तो यू विल पास आउट IIM इंदौर से विद अ गुड प्लेसमेंट। और SRCC में एडवांटेज ये है कि आफ्टर 3 years ऑफ योर ग्रेजुएशन वो एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक बहुत सारे ऑप्शंस खोल देगा आपके साथ कि आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब पहले से मतलब मैं अपना पर्सनल बताऊं, मैं 12th में माइंड मेकअप नहीं कर पाती अपना कि मेरे को मैनेजमेंट में ही जाना है। अब मेरी ग्रेजुएशन हो गई है तो मेरे को लग रहा है कि हाँ, मैनेजमेंट इज द वे फॉर मी, तो मैं कैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो एक मतलब अगर आप 12th में ही चूज करोगे आईपी मैट तो एक काइंड ऑफ रिजिडिटी आ जाती है कि आपको मैनेजमेंट में ही जाना है। हाँ, बट देन अगेन इट डिपेंड्स कि अगर आपको लगता है कि यू आर गुड इनफ कि आप मैनेजमेंट ही करोगे तो गो फॉर आईपी मैट, अदरवाइज SRN है। मतलब आई हैड अ बैचमेट जिसका IB मैट से IIM इंदौर कन्वर्ट हो गया था, बट उसने SRCC चूज किया। आफ्टर ग्रेजुएशन उसको लगा मेरे को मैनेजमेंट जाना है, उसने कैट क्लियर किया एंड नाउ शी इज इन IIM लखनऊ। तो वो भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट ही अगर चाहिए तो पहला आप जो अपना ऑप्शन रखो वो IPM रखो। आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने हैं तो फिर आप मतलब 3 years के बाद अगर आप IPM चूज कर रहे हो, 3 years के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कुछ और भी ट्राई कर सकते थे। बोर नहीं होना चाहिए लाइफ में। और SRCC ना मिले तो कौन सा कॉलेज लें? नॉर्थ कैंपस में कोई भी कॉलेज, मतलब एक टाइम के बाद वो डिफरेंशिएशन बंद हो जाती है कि आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट किए, क्योंकि प्लेसमेंट्स ज्यादातर सेम होती है। ऊपर से कैंपस लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है सब कॉलेजेस में। तो ऐसा वो नहीं है कि SRCC नहीं मिला, जैसे बहुत लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम पे कि SRCC नहीं हुआ अब क्या फायदा, ये सब। SRCC मिल भी ज्यादा तो भी कोई ऐसी सक्सेस गारंटीड तो नहीं थी, तो नहीं भी मिला तो इट्स ओके, इट ऑल डिपेंड्स कि अब जैसे SR में भी बहुत बच्चे होते हैं जो कहीं भी लैंड अप नहीं कर पाते क्योंकि वो ग्रोथ जो होनी थी वो स्टैग्नेट हो गई, रुक गई, वो कहीं पे हो, कहीं भी नहीं लैंड कर पाओगे अगर आप अपस्किलिंग नहीं करोगे। तो सच में SRCC एज अ ब्रांड, या जितना हम सच में SRCC को सुनते हैं, डू यू थिंक SRCC इज ओवरहाइप्ड? कंट्रोवर्शियल। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से मेरा माइंड क्लियर था कि आई वोंट गो फॉर कॉर्पोरेट्स जस्ट येट, मेरे को प्लेसमेंट्स नहीं चाहिए अभी। तो मैंने
स्टार्टिंग से ही उस हिसाब से किया कि मेरे को लर्निंग के लिए करना है, मुझे मजा आना चाहिए, मुझे ग्रो करना है यहाँ पे। मतलब आप बोलते थे ना कि भागो मत, चाहे चाहे धीरे धीरे चलो, बट रुकना नहीं है कहीं पे भी। तो मेरे को ये था कि मेरे को ग्रो करते रहना है, तो मैंने उस हिसाब से SR की लाइफ जी है। और लाइफ जी के कैसा लगा आज की डेट में? मतलब एक दिन वो था जब हम ये डिसाइड कर रहे थे कि SR जाना है नहीं जाना, अभी हो गया, टाइम इतनी तेज जाता है पता नहीं चलता, अब हो गया, आप ग्रेजुएट हो गए हो, तो आपको क्या लगता है आपका डिसीजन कैसा रहा कि यार मैंने ये डिसीजन वर्थ रहा, यार लगा कि नहीं यार CA करनी थी, छोड़, गलत SRCC ले लिया, ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरे को लगा नहीं कभी भी कि मैंने कभी रिग्रेट किया उस डिसीजन पे। मुझे लगता है जो भी मैंने किया है ना बहुत अमेजिंग रहा है। मतलब हर चीज एवरी ईयर, मतलब एवरी मंथ मेरे को लगता था कि कुछ हुआ है लाइफ में। एवरी मंथ मैं लिंक्डइन अपनी जब अपडेट करती हूँ मेरे को लगता वाह, मतलब जितना एक्सपोजर मुझे मिला है SRCC में, जितनी अपॉर्चुनिटीज मिली है, जितनी पर्सनल ग्रोथ हुई है, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ रहती, CA करती, लोकल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करती, आई डोंट थिंक कभी हो पाता है। डू यू थिंक एनी अदर यूनिवर्सिटी DU के अलग कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो इतना आपको एक्सपोजर दे रही है या इतना आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है? क्योंकि बच्चे तो सब लोग तो DU नहीं जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि कोई DU के लेवल की और यूनिवर्सिटी है? क्योंकि बच्चे के पास पहला ऑप्शन ये होता है कि मैं DU जाऊं, मैं BHU जाऊं, तो आपको क्या लगता है कि DU का जो इतना ज्यादा लोगों ने रखा है कि यार DU तो DU, पहली चीज तो ये, फिर मैं एक और चीज पे आऊंगा, बट पहले ये बताओ कि DU में आपको क्या सच में आपको लगता है कि DU का जो एक नाम है, एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटीज, वो सच में वर्थ है? व्हाट डू यू थिंक? वर्थ द हार्ड वर्क एज वेल एज वर्थ दी जो अपॉर्चुनिटीज DU दे रहा है, उसके साथ साथ अब हमें उसमें जाने के लिए जितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, टाइम लगाना पड़ रहा है, पैसा भी लगाना पड़ रहा है, सब कुछ लगाना पड़ रहा है, सिर्फ हार्डवर्क तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हार्डवर्किंग हैं बट उनके पास फैमिली कंडीशंस ऐसी नहीं है, 5-6 लाख रुपए हर साल के देने, मतलब 3-3.5 लाख रुपए जितने भी खर्चा आ रहा है, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। तो क्या सच में उनको अपनी चीजें दांव पे लगा के जाना चाहिए सच में, या वो घर बैठ के कुछ कॉम्पिटिटिव कोर्सेज कर ले और नॉर्मल सा कॉलेज कर ले? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस मिल रही है तो डेफिनेटली वर्थ इट। बिलो टॉप 15 कॉलेजेस मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करना चाहिए कि अगर आप फैमिली आपकी इनकम अच्छी नहीं है तो आप जाओ यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन अगेन वो टॉप कॉलेजेस में ही है। इतना नहीं कि आपको हर कॉलेज ही बहुत अच्छा कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर आप लोकल कॉलेज में हो एंड यू आर गुड इनफ तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज कहीं से भी ग्रैब हो सकती है। सही बात है। अच्छा, DU के जब फेस्ट होते हैं, हमारे शहर में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमें बच्चे को DU नहीं भेजना, हमने दिल्ली के बारे में सुना है बहुत खराब है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि क्या सच में जो हम सुनते हैं कि DU में जाके, देखो पॉजिटिव्स भी हैं नेगेटिव्स भी हैं, पढ़ाई भी है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन वहां जाके बिगड़ने का भी बहुत स्कोप है। बिल्कुल। तो क्या ऐसे बच्चे हैं जो DU गए, SRCC गए और उसके बाद वो अलग ही डायरेक्शन में चले गए, दूसरी दिशा में चले गए, भटक गए, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। इट डिपेंड्स आपका नेटवर्क कैसा, आपका ग्रुप कैसा है। ये फेमस एक कोट है कि अगर आप किसी ग्रुप में रह रहे हो 5 लोगों के तो आप उनके एवरेज ही बन के रह जाओगे। आपका नेटवर्क होना बहुत अच्छा, मतलब गुड नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी 35 LPA पैकेज लगता है, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर जाते हैं। DU में है कौन से आते हैं? DU कुछ करता क्यों इनको रोकने के लिए? हमारे कॉलेज में, मतलब आई वुड से हमारे कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आई थिंक वो अलाउड तो नहीं होता होगा कुछ भी, अल्कोहल, सिगरेट्स, ई सिगरेट्स को चलाओ नहीं, बट होता है तो होता है। वो बच्चे की गलती नहीं है, उसकी उम्र की गलती है, ऐसा है क्या? नहीं, वो बच्चे की ही गलती है। हाँ, वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है। So 100% बच्चे की ही गलती है, बट स्टिल ऐसी चीजें हैं जो, वो चीज भी हमें कंट्रोल करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कॉलेज के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब प्रिंसिपल हमारे बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट। तो मैं स्टूडेंट्स यूनियन का पार्ट थी जब हमारी फर्स्ट फ्रेशर्स थी, तो मैम ने हमें एकदम डायरेक्टली बोला था कि अगर मैंने कोई भी सिगरेट बट्स देखी या मैंने अल्कोहल की बॉटल्स देखी कहीं पे भी लॉन्च में, मैं इवेंट कैंसिल करा दूंगी उसी मोमेंट पे। तो मैम तो स्ट्रिक्ट है अपनी साइड से, विच इज गुड, बट होता है तो होता सब है। हाँ।
सब चल रहा है हमारे इंडिया में, सब चल रहा है, सही है। बस मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, अगर मुझे SRCC नहीं मिलता और मुझे नॉर्थ कैंपस का कोई भी कॉलेज मिल जाता है, तो कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, मुझे बोलते हैं कि सर SRCC ही जाना था, अब मिला हंसराज, मिला रामजस, मिला किरोड़ीमल, और वो अगले साल फिर CUET देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको SRCC में ही जाना है। तो डू यू थिंक कि इट रियली मैटर्स कि यार मैं SRCC से ग्रेजुएट हो रहा हूँ या फिर मैं हंसराज से, हंसराज भी अपने आप में ब्रांड है, ऐसी बात तो है नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगले साल फिर CUET देना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। नॉर्थ कैंपस का कोई भी अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो CUET वापस से ड्रॉप करके CUET वापस से देना बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। मतलब ठीक है आपको SRCC ब्रांड वैल्यू नहीं मिली, बट देन जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी वो इक्विवेलेंट है सारे नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस में। तो आई डोंट थिंक कि एक पॉइंट के बाद ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर आपको BCom ऑनर्स करनी है, आप लिस्ट में क्या लगाओगे? सबसे ऊपर कौन सा कॉलेज, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा? शुरुआत कहाँ से होगी? नंबर 1 पे क्या रखोगे? SRCC रखोगे? हाँ। चलो नंबर 2 सेकंड पे सिंस आई एम अ गर्ल तो LSR रखूंगी। थर्ड पे आई वुड से हंसराज। फोर्थ पे हिंदू। फिर फिफ्थ DRC। चलो फिर सिक्स्थ आई वुड से फिर रामजस कहाँ है? रामजस पर्सनली आई डोंट लाइक रामजस। रामजस से कोई पर्सनल ग्रजेस है? नहीं, उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा रिगरस है, चाहे फैकल्टी में बोलो चाहे बच्चों में बोलो। पॉलिटिक्स चलती है DU में? क्या पॉलिटिक्स हमें परेशान भी करती है पढ़ाई से? हमारे कॉलेज में नहीं करती। हमारे कॉलेज में जैसे अभी वाला टाइम है, इलेक्शंस होंगे तो वो 15 डेज का ही होता है कि क्लासेस के बीच में कोई कैंपेन के लिए आ गया या कुछ। इलेक्शंस का हमारे लिए तो यही था, इलेक्शंस में फ्री फूड मिलेगा, वोट देना है। हाँ, वोट देना है, बात खत्म। दो या नहीं दो तुम्हारे ऊपर। अच्छा, अगर साउथ कैंपस में जाए तो क्या कोई कॉलेज वर्थ इट लगता है? LSR, वेंकी है, LSR है। हाँ, और और नाम दो। अच्छा, ऑफ कैंपस जाना चाहिए अगर किसी बच्चे को ऑफ कैंपस कॉलेज मिल रहा है तो व्हाट डू यू थिंक कि ले या फिर ट्राई करे? क्या करे बच्चा इस टाइम? क्या ट्राई करे? क्या ऑप्शन यही है कि या तो वो ऑफ कैंपस का कॉलेज ले ले, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने आसपास कोई ब्रांड देख ले, प्राइवेट कॉलेज ले ले कोई। तो अगर मैं प्राइवेट कॉलेज को ऑफ कैंपस से कंपेयर करूं तो व्हाट डू यू थिंक? डिपेंड्स ऑन योर फैमिली कंडीशन। अगर आप इतना ओके तो फिर मैं कहां जाऊं? फिर मैं प्राइवेट में जाऊं, फिर मैं ऑफ प्राइवेट में चले जाओ। ऑफ में नहीं जाए? नहीं। और इवनिंग कॉलेजेस? नहीं इवनिंग कॉलेजेस में मैंने सुना है कि अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर इतना मतलब अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो ठीक है। अगर आपको कम्यूट करके आना पड़ रहा है कहीं दूर से दिल्ली रहने, जितना आपका खर्चा तो हो गई, और वो भी इवनिंग कॉलेज के लिए, आई डोंट थिंक। हाँ, इवनिंग कॉलेज में वैसे भी आपका समय है बॉस, इवनिंग तो एंजॉय करने के लिए, क्या इवनिंग में पढ़ने जा रहे हो क्या? सही है जी। तो इट वाज अमेजिंग, बहुत सारी चीजें। मुझे लगता है ऐसा कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ क्लैरिटी हो गई होगी, क्योंकि मेजॉरिटी हमने जितना भी डिस्कशन करा वो सब स्टूडेंट से ही लेके किया था। समवेयर अराउंड यही था कि ठीक है, और यही आसपास चल रहा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यही है। मैं पूरे दिन कॉमर्स वालों में रहता हूँ तो कॉमर्स वाले यही सवाल ज्यादातर यही होता है। तो आई होप बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कुछ होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में डाल देना, कमेंट देख लेंगे। एंड फिर कुछ और किसी और नए एपिसोड पे मिलेंगे, कुछ और डिस्कशन करेंगे। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी। थैंक यू। एंड सभी की तरफ से बहुत सारी गुड विशेस आपके लिए। थैंक यू। और हम यही चाहेंगे कि आप जब दोबारा से एक नेक्स्ट एपिसोड के लिए आओ तो फिर हम SR की बात ना करके कुछ और बड़ी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।